एक स्टूडेंट अपने ही घर से एक रात अचानक गायब हो गई। बिना किसी क्लू के पुलिस ने तुरंत सर्च शुरू की, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी एक डरावनी सच्चाई सामने आई। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेटर्स ने जोड़ने शुरू किया वो पजल, जिससे एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ईव कार्सन का जन्म 19 नवंबर 1985 को एथेंस जॉर्जिया में हुआ था। बचपन से ही ईव एक फोकस्ड और हार्डवर्किंग लड़की थी। हाई स्कूल के दौरान वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी, नर्सिंग होम में वॉलंटियर करती थी, अब्यूज्ड टीम्स के शेल्टर में मदद करती थी, कांग्रेस में पेज के रूप में काम किया और एक स्टेम सेल रिसर्च लैब में भी असिस्ट किया। ये सब उसने स्कूल के टाइम पर ही अचीव कर लिया था। ग्रेजुएशन के बाद ईव ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ज्वाइन की, जहां उसने पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी में डबल मेजर किया। उसके ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से उसे एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिली और वो कैंपस की एक पॉपुलर और इंस्पायरिंग लीडर बन गई। हर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक एक्टिव रोल थी और वो यहाँ भी नहीं रुकी। ईव अपने चैरिटेबल वर्क्स में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रही। उसने एक एलिमेंट्री स्कूल में साइंस पढ़ाया और इंटरनेशनल वॉलंटियर ट्रिप्स भी की। एक्वाडोर में डॉक्टर्स के साथ काम किया, क्यूबा में एक सेमेस्टर पढ़ाई की और इजिप्ट में एक रिसर्च टीम के साथ जुड़ी। यूनिवर्सिटी में सभी लोग जानते थे ईव कार्सन कोई आम स्टूडेंट नहीं थी, बल्कि सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स में से एक थी। उसके फ्यूचर के गोल्स बहुत बड़े थे और वो उन्हें अचीव करने के रास्ते पर थी। ग्रेजुएशन से पहले ही उसे एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब ऑफर मिल चुकी थी और वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही करियर स्टार्ट करने वाली थी। फरवरी के महीने में ईव 22 साल की थी और अपने फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। उस वक्त वो कैंपस से बाहर अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहती थी। 5 मार्च की रात लगभग 1:30 बजे उसके रूममेट्स एक पार्टी के लिए निकल रहे थे। उन्होंने ईव को भी चलने को कहा, लेकिन ईव ने मना कर दिया। उसने कहा वो घर पर ही रुककर अपनी क्लासेस के लिए स्टडी करेगी। उसके फ्रेंड्स चले गए और वापस आए लगभग सुबह 4:30 बजे। जैसे ही वो घर पहुंचे उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। घर का फ्रंट डोर खुला था, लाइट्स अभी भी ऑन थी, लेकिन ईव कहीं नजर नहीं आई और उसकी कार भी गायब थी। सब कंफ्यूज थे, आखिर ईव रात के बीच में क्यों गई होती और डोर खुला क्यों छोड़ा होता। उन्होंने उसे कॉल करने की कोशिश की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इनिशियली उन्होंने सोचा शायद कोई इमरजेंसी आई हो और ईव को कहीं जाना पड़ा हो, लेकिन सुबह तक जब वो वापस नहीं आई तब उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। पुलिस को जब ईव के मिसिंग होने की रिपोर्ट मिली तब उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह ही उन्हें एक यंग वुमन की डेड बॉडी मिली थी जिसका आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। जब पुलिस ने ईव के फ्रेंड को विक्टिम की फोटो दिखाई तो उसने तुरंत पहचान लिया, वो ईव ही थी। सुबह 5 बजे के आसपास ईव के घर से 1 मील दूर एक औरत में गन शॉट्स और एक जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी थी। डर के मारे उसने तुरंत अथॉरिटीज को कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंचे उन्हें जमीन पर एक यंग वुमन की बॉडी मिली, बिना आईडी, बिना फोन, बिना किसी क्लू के। उन्हें सिर्फ इतना पता चला उस लड़की को मल्टीपल गन शॉट्स लगे थे। जब ईव के दोस्त ने उसकी पहचान कंफर्म की तब डिटेक्टिव्स ने उसके रूममेट से पूछताछ की और एक रफ टाइमलाइन बनाई। 1:30 बजे ईव अपने घर पर थी, स्टडी कर रही थी। 5 बजे उसकी बॉडी 1 मील दूर मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था बीच के ये 3.5 घंटे में क्या हुआ, किसने उसके साथ ये किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने सबसे पहले ईव की मिसिंग कार को ट्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा शायद ये एक रॉबरी का केस है, क्योंकि उसका वॉलेट और क्रेडिट कार्ड्स भी उसके कमरे से गायब थे और उनका कोई पता नहीं था। मेडिकल एग्जामिनर ने कंफर्म किया कि ईव के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, इसलिए मोटिव रॉबरी लग रहा था। पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और उन्होंने देखा कि उसका लास्ट सिग्नल एक हाईवे के पास के सेल टावर से आया था, लेकिन फोन कभी रिकवर नहीं हुआ। शायद किलर ने उसे जंगल में कहीं फेंका था। कुछ ही देर बाद पुलिस को पहला बड़ा क्लू मिला। ईव की कार छोड़ी हुई मिली उसके घर से कुछ माइल्स दूर। व्हीकल को फोरेंसिक लैब भेजा गया ताकि फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट किए जा सकें। मीनवाइल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ईव का कंप्यूटर एग्जामिन किया और पाया कि वो लगभग 3:30 AM तक एक्टिव था। मतलब वो कम से कम 2 घंटे तक घर पे थी जब उसके फ्रेंड्स पार्टी के लिए गए थे। 3:30 के बाद ही कुछ हुआ होगा और उसके बाद उसकी बॉडी 1 माइल दूर मिली। इस खबर ने पूरी सिटी को शॉक में डाल दिया।
यूनिवर्सिटी कैंपस में हर जगह सिर्फ ईव का नाम था। वो हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। सब उसे जानते थे और सब उसके लॉस को महसूस कर रहे थे। दुख के साथ एक डर भी बढ़ गया। लोग अपनी सेफ्टी के लिए डरे हुए थे। पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं थी और सिटी में एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। डिटेक्टिव्स के पास हर तरह के टिप्स आ रहे थे। स्टूडेंट से लेकर लोकल्स तक सब कुछ रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी टिप उन्हें मर्डरर तक नहीं ले जा रही थी। तभी इन्वेस्टिगेशन में एक नया ट्विस्ट आया। पुलिस ने ईव के मिसिंग क्रेडिट कार्ड्स का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक किया और उन्हें कुछ शॉकिंग मिला। ईव के कंप्यूटर बंद होने के सिर्फ 18 मिनट्स बाद उसके अकाउंट से $1700 विड्रॉ किए गए थे, 2 अलग-अलग ट्रांजैक्शंस में। बैंक ने उसके बाद और पैसा निकालने की रिक्वेस्ट ब्लॉक कर दी थी। एटीएम सिटी के दूसरे कॉर्नर में एक शॉपिंग सेंटर के पास था। डिटेक्टिव्स ने तुरंत उसका सिक्योरिटी फुटेज मंगाया और यहाँ से केस में पहली बार एक क्लियर क्लू मिला। फुटेज में एक आदमी दिख रहा था जो ईव की कार के अंदर बैठा था और ईव के कार्ड से एटीएम यूज कर रहा था। बैक सीट में एक और पर्सन दिख रहा था। पुलिस को शक था कि शायद वो ईव ही थी, लेकिन फुटेज की क्वालिटी खराब थी। फॉरेंसिक्स ने वीडियो एनहांस करने की कोशिश की पर क्लैरिटी नहीं मिली। इस आदमी ने उसके कार्ड से सिटी के अलग-अलग एटीएम्स पर भी ट्राई किया, पर उन मशीन्स में कैमरा नहीं था। ये पैटर्न 7 मार्च तक चलता रहा। फिर एक रात 12:30 PM पर सस्पेक्ट एक 24 आवर कन्वीनियंस स्टोर में गया और एटीएम यूज करने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया। पुलिस तुरंत स्टोर पर पहुंचे। ये स्टोर एक नेबरिंग टाउन में था जहां कैमरा प्रॉपर्ली काम कर रहा था। फुटेज चेक करने पर पुलिस को शॉक लगा। इस बार एटीएम पर जो आदमी था वो पहले वाले सस्पेक्ट से अलग था। अब डिटेक्टिव्स को शक हुआ कि शायद 2 लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, या फिर पहले वाले किलर ने कार्ड किसी और को दे दिया हो। उन्होंने दोनों इमेजेस मीडिया में रिलीज कर दिए ताकि पब्लिक से मदद मिल सके। इमेजेस रिलीज होते ही पुलिस स्टेशन टिप से भर गया। फिर 12 मार्च को एक अनोनिमस कॉल आई। कॉलर ने कहा कि कन्वीनियंस स्टोर वाले वीडियो में जो आदमी दिख रहा है वो डेमारियो एटवाटर है। डेमारियो के रिकॉर्ड्स चेक करने पर पुलिस को पता चला कि सिर्फ 21 साल की एज में उसके खिलाफ रॉबरी, असॉल्ट और ड्रग केसेस के कई चार्जेस थे। वो जेल जा चुका था, पर बार बार अर्ली रिलीज मिलती रही। पुलिस ने और खोज कर देखा तो पता चला कि ईव के मर्डर के सिर्फ 2 दिन बाद डेमारियो का कोर्ट हियरिंग था इल्लीगल वेपन रखने के लिए। जब वो प्रोबेशन पर था, उन्होंने उसके पुराने मग शॉट्स कंपेयर किए सिक्योरिटी फुटेज से और मैच परफेक्ट था। पुलिस ने तुरंत डेमारियो के घर पर रेड किया और उसे कस्टडी में ले लिया। क्वेश्चनिंग के दौरान डेमारियो ने सब कुछ डिनाई किया, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ने एक और शॉकिंग ट्रूथ रिवील किया। डेमारियो लगातार एक 17 ईयर ओल्ड लड़के से बात कर रहा था जिसका नाम था लॉरेंस लविट। लविट के भी पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे और जब पुलिस ने उसके मग शॉट्स देखे तो उन्हें तुरंत पहचान आई। ये वही लड़का था जो पहले एटीएम फुटेज में ईव की कार चला रहा था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो लॉरेंस ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उसने अपने घर में बैरिकेड बना लिया। स्वॉट टीम को बुलाना पड़ा। आखिर में उसे अरेस्ट किया गया, लेकिन उसने भी सब कुछ डिनाई किया। अब दोनों सस्पेक्ट कस्टडी में थे और पुलिस के पास प्रूफ जोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी सेल टावर रिकॉर्ड्स ने सब क्लियर कर दिया। ईव के मर्डर के रात दोनों सस्पेक्ट के फोन्स उसके घर के पास के टावर से कनेक्ट हुए थे, जबकि वो दोनों एक अलग सिटी में रहते थे। अब ये कंफर्म हो गया, डेमारियो और लॉरेंस ने ही ईव को टारगेट किया था। उन्होंने रैंडमली एक घर देखा जहां ईव अकेली थी और रॉबरी के इंटेंशन से घुस गए। उन्होंने ईव को उसके ही कार में जबरदस्ती बिठाया और उसके कार्ड से अलग-अलग एटीएम्स पर पैसे निकलवाए। जब उनका डेली लिमिट खत्म हो गया, तब उन्होंने उसे एक जंगल के पास ले जाकर उस पर गोलियां चला दी। केस क्लियर होने के बाद प्रोसिक्यूटर्स ने डेमारियो के खिलाफ डेथ पेनल्टी मांगने का प्लान बनाया, लेकिन क्योंकि लॉरेंस उस वक्त माइनर था, उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। एविडेंस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कन्फेशन के बिना कोर्ट में केस सॉलिड नहीं बनता। तो प्रोसिक्यूटर्स ने डेमारियो को एक डील ऑफर की। अगर वो गिल्टी प्लीड करे तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। डेमारियो ने डील एक्सेप्ट की और कन्फेशन दिया। उसने बताया कि लॉरेंस ने उसे कॉल करके कहा था, चल आज रात कुछ रॉब करते हैं। दोनों ने एक नेबरहुड में ड्राइव किया जहां उन्होंने ईव को अपने घर में देखा। दोनों ने गन्स लेकर उसके घर में घुसकर उसे उसकी कार में बिठा लिया। उन्होंने उसे कई एटीएम्स पर ले जाकर पैसे निकलवाए। ईव उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। डेमारियो ने कन्फेस किया, उन्होंने डिसाइड किया कि उसे मार देना ही सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ईव ने उनके चेहरे देख लिए थे। और फिर एक सुनसान रोड पर उन्होंने उस पर मल्टीपल गन शॉट्स चलाए। डेमारियो ने कहा, ईव ने मरने से पहले उनसे कहा था, लेट्स प्रे टुगेदर, लेकिन उन्होंने बिना दया दिखाए उसे वहीं मार दिया।
अप्रैल 2010 में मर्डर के 2 साल बाद कोर्ट ने डेमारियो को गिल्टी पाया। उसके प्ली डील के वजह से उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी गई, लेकिन उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 30 साल एक्स्ट्रा दी गई। कोर्ट में डेमारियो ने ईव के पेरेंट्स से कहा, मैं अपने क्राइम के लिए माफी चाहता हूँ। मैं जितनी सजा मिली है उसका हकदार हूँ। लॉरेंस ने गिल्टी प्लीड करने से मना कर दिया। उसका ट्रायल दिसंबर 2011 में हुआ। डेमारियो के कन्फेशन और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेस पर लॉरेंस भी गिल्टी पाया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। लेकिन उसकी स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। 2013 में कोर्ट ऑफ अपील्स ने उसकी सेंटेंस ओवरटर्न कर दी, क्योंकि जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए लाइफ विदाउट पैरोल को एक्सेसिवली हार्श माना गया। नया ट्रायल हुआ। कोर्ट में लॉरेंस ने कहा, सब लोग गलती करते हैं, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं। लेकिन उसके अंदर जेन्युइन रिमोर्स नहीं था। जज ने दोबारा उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। बाद में यह भी सामने आया कि लॉरेंस पहले भी एक और सिमिलर मर्डर केस में सस्पेक्ट था। जनवरी 2008 में एक 29 साल के स्टूडेंट का मर्डर हुआ था, जिसमें उसके अकाउंट से भी ATM विड्रॉल्स हुए थे, लेकिन एविडेंस कम होने के कारण वो केस बंद कर दिया गया। ईव कार्सन का केस पूरे अमेरिका में एक नेशनल टॉपिक बन गया। इसने लॉ मेकर्स को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना ने एक नया लॉ पास किया, जिसमें गैंग रिलेटेड क्राइम्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और इम्प्रूव्ड प्रोसीजर्स रखे गए। ये लॉ डायरेक्टली ईव के केस से इंस्पायर था। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में ईव के नाम पर एक स्कॉलरशिप और एक मेमोरियल गार्डन बनाया गया, ताकि उसकी याद हमेशा जिंदा रहे। 2009 में ईव का एक क्लोज फ्रेंड अमेरिकन आइडल के फाइनले में गया और उसने कहा, ईव की डेथ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपने सपने के पीछे जाऊं। अगर वो नहीं होती तो मैं कभी इतना करेज नहीं पाता। ईव कार्सन का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि एक मोमेंट में सब कुछ बदल सकता है। अगर आपको ये केस फैसिनेटिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until next time, stay sharp, stay vigilant.